शोया इशिदा अपने कैलेंडर से 15 अप्रैल के बाद की तारीख को फाड़ देता है। अगले हफ्ते वो अपनी नौकरी भी छोड़ देता है और अपना सारा सामान बेचकर बैंक से पैसे निकालकर 15 अप्रैल को वे पैसे अपनी माँ के बिस्तर पर रख देता है और एक पुल की ओर चला जाता है। वह अपनी सारी परेशानियों को एक ही बार में खत्म करने के लिए ब्रिज के ऊपर चढ़ जाता है और नीचे कूदने ही वाला होता है कि अचानक रुक जाता है। कुछ साल पहले की बात करें तो शोया इशिदा अपने क्लास का एक बहुत ही बदमाश लड़का था। वह क्लास को डिस्टर्ब करने और अपने दोस्तों को तंग करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता था। भले ही इशिदा अभी केवल मिडिल स्कूल में था, पर उसकी शरारतों के चर्चे चारों ओर मशहूर थे। एक दिन इशिदा के क्लास में एक नई स्टूडेंट आती है, निशिमिया सोको। अपने पहले दिन में टीचर उसे क्लास के सामने अपना इंट्रोडक्शन देने को कहते हैं। हालांकि बोलने के बजाय वो लड़की अपने बैग से एक नोटबुक निकालती है और अपने बारे में लिखकर क्लास को दिखाने लगती है। सभी को यह पता चल जाता है कि वह सुन और बोल नहीं सकती। उस लड़की के आगमन से पूरा क्लास काफी ज्यादा रोमांचित हो जाता है, स्पेशली क्लास के बदमाश बच्चे, क्योंकि उन्हें अपना नया टारगेट जो मिल चुका था। लगभग तुरंत ही उसके बहरेपन का फायदा उठाते हुए यूनो और बाकी लड़कियां उसे चिढ़ाना और ताना मारना शुरू कर देती है। जाहिर है निशिमिया को एक रेगुलर स्कूल में सेटल होने के लिए काफी दिक्कतें आने वाली थी, लेकिन वह इसमें घुलने मिलने की पूरी कोशिश करती है। हालांकि बुली करने वालों से उसे कुछ खास मदद नहीं मिल रही थी। स्पेशली इशिदा तो निशिमिया का मजाक बनाकर अपने दोस्त को हंसाने में लगा रहता है। एक दिन साइन लैंग्वेज क्लब की एक वॉलंटियर बच्चों को साइन लैंग्वेज सिखाने के लिए क्लास में आती है ताकि वे निशिमिया के साथ अच्छी तरह से बातचीत कर सके। हालांकि छात्रों को इसकी कोई परवाह नहीं और वे साइन लैंग्वेज भी नहीं सीखना चाहते, पर तभी उनमें से एक लड़की जिसका नाम सहारा है वो अपना हाथ खड़ा करती है। वह साइन लैंग्वेज सीखकर निशिमिया से बातचीत करने और उसकी मदद करने का निर्णय लेती है। इस तरह सहारा और निशिमिया काफी करीब आ जाते हैं, पर यह दोस्ती सहारा के लिए काफी बड़ी गलती बन जाती है। धीरे धीरे निशिमिया की तरह सहारा भी अब बदमाश बच्चों के बुली का टारगेट बनने लगती है। हालांकि सहारा निशिमिया की तरह बदमाश बच्चों की बुलिंग को नजरअंदाज नहीं कर पाती और वह स्कूल छोड़ देती है। सहारा के चले जाने के बाद निशिमिया अकेली पड़ जाती है, उसका कोई दोस्त नहीं है। हालांकि वह इशिदा से दोस्ती करने की कोशिश तो करती है और साइन लैंग्वेज के माध्यम से बार बार दोस्ती का प्रस्ताव तो रखती है, पर इशिदा उसके इस प्रस्ताव को पूरी तरह से नकार देता है क्योंकि वह उसे काफी ज्यादा डरावनी लगती है। वह उसके चेहरे पर मिट्टी फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। निशिमिया को लगता है कि उसका बहरा होना ही मूल समस्या है, इसलिए वह हेयरिंग एड पहनना शुरू कर देती है ताकि वह बाकियों से घुल मिल सके। किंतु उसका यह प्रयास भी बदमाश बच्चों का एक टॉपिक बन जाता है और वे उसे और भी ज्यादा बुली करने लगते हैं। रेनो और इशिदा तो उसके हेयरिंग एड को छीनकर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं और ऐसा केवल एक बार नहीं होता, वे बार बार ऐसा करने लगते हैं। इसी दौरान एक दिन जब इशिदा जबरदस्ती उसके हेयरिंग एड को निकाल रहा होता है तो वह देखता है कि निशिमिया के कानों से खून बह रहा था। उसी दिन निशिमिया की मदर स्कूल में कंप्लेन कर देती है कि पिछले 2 महीनों में 8 हेयरिंग एड कैसे खो सकते हैं। ये हेयरिंग एड काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे। टीचर के पूछने पर निशिमिया यह नहीं बताती कि किन लोगों ने उसके साथ ऐसा किया, पर टीचर को भनकती कि इसके पीछे इशिदा का हाथ है। हालांकि बाकी बच्चे भी इस बदमाशी का हिस्सा थे, पर वे मौके का सही इस्तेमाल करते हुए अपने हिस्से के जुर्म को भी इशिदा के माथे मरने लगते हैं। इशिदा इसका विरोध करते हुए कहता है कि सभी इसमें शामिल थे, पर अकेला उन सभी से कैसे लड़ता। खैर जब वह घर लौटता है तो देखता है कि उसकी माँ प्रिंसिपल से फोन में बात कर रही थी, जो कि उन्हें स्कूल की सारी घटनाओं को बता रही थी। यह सुनते ही वह तुरंत ही इशिदा को लेकर निशिमिया और उसकी माँ से मिलने चली जाती है। वह निशिमिया की माँ से अपने बेटे की गलती पर माफी मांगती है और बड़ी मेहनत से कमाकर अपने सेव किए हुए पैसे भी हियरिंग एड के मुआवजे के तौर पर उसे दे देती है। थोड़ी देर बातचीत के बाद निशिमिया की मदर वहाँ से चली जाती है और जब वह इशिदा के पास वापस लौटती है तो इशिदा अपने माँ के कानों में खून को देखकर चौंक जाता है। वास्तव में इशिदा द्वारा तोड़े गए हियरिंग एड की पूरी भरपाई करने के लिए उसने अपनी बालियां तोड़ दी थी। इसे देख इशिदा को काफी बुरा लगता है, अपनी गलती के लिए नहीं बल्कि उसकी वजह से, उसके माँ के साथ जो हुआ उसकी वजह से। उस दिन के बाद से निशिमिया के साथ इशिदा भी क्लास के बुलिस का सब्जेक्ट बन गया था, क्योंकि उसने उन्हें फंसाने की कोशिश जो की थी उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार होने लगता है जो कभी वह निशिमिया के साथ करता था। उसका जीवन नरक के समान बन जाता है। हालांकि निशिमिया अभी भी उसका दोस्त बनना चाहती है और निरंतर प्रयासरत रहती है ताकि वह
बुलिट फील ना करे। यहाँ तक कि वह यूनो और बाकी लोगों द्वारा उसके डेस्क पर लिखे घटिया कमेंट्स को भी साफ कर देती है। एक दिन इशिदा उसे अपनी डेस्क साफ करते हुए देख लेता है और गुस्से से जाकर उसे झगड़ा करने लगता है। दोनों के बीच काफी गंभीर लड़ाई हो जाती है। अगले दिन निशिमिया स्कूल छोड़ देती है। जैसे जैसे इशिदा बड़ा होता है उसे निशिमिया पर किए गए अत्याचार का एहसास होने लगता है। उसने बिना किसी कारण के किसी ऐसी बात के लिए उसे परेशान किया था जिससे वह खुद पर भी नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। वह इतना अधिक दोषी महसूस करने लगता है कि वह दूसरों से नजर भी नहीं मिला पाता। सभी उससे खुद को काफी बेहतर समझने लगते हैं। इशिदा महसूस करता है कि वह एक बुरा इंसान है जिसे इस समाज में तो क्या इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं। यह दुनिया उसके अपने छोटे से दायरे में सिमटने लगती है और उसके चारों ओर हर कोई उसके लिए एक बड़े से एक्स के रूप में बदल जाता है। एक दिन अचानक इशिदा यह सब खत्म करने का निर्णय लेता है और 15 अप्रैल को पुल से छलांग लगाकर मर जाने का डिसाइड करता है। वह जैसे ही पुल पर चढ़कर कूदने ही वाला होता है कि अचानक रुक जाता है। इशिदा को खुद भी पता नहीं कि वह आखिर क्यों रुक गया। खैर वो अपने अपराध का सामना करने का निश्चय करता है। वह निशिमिया की नोटबुक लेकर साइन लैंग्वेज क्लब में जाता है। वही नोटबुक जिससे निशिमिया दूसरों से कम्युनिकेट करती थी। इस नोटबुक को देने के बहाने वो उससे बातचीत करना चाहता था। जब निशिमिया उससे मिलती है तो पहले तो वह उससे बात करने में काफी ज्यादा घबराने लगती है, लेकिन जब उसे अब पता चलता है कि उससे बात करने के लिए इशिदा ने साइन लैंग्वेज सीख ली है तो वह बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाती है। इशिदा वैसे ही हाथों का इशारा करने लगता है जो निशिमिया ने उसे अपने दोस्त बनने के लिए वर्षों पहले किया था। लेकिन तभी इशिदा को एहसास होता है कि सालों पहले इस सिंपल क्वेश्चन पर उसने कैसा रिएक्ट किया था। वह तुरंत टॉपिक को बदलता है और घर वापस जाने के लिए निकल पड़ता है। इधर घर पर जब उसकी माँ को यह पता चलता है कि इशिदा ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी तो उसे काफी ज्यादा डांटते हुए कहती है कि क्या उसने यही दिन देखने के लिए उसका पालन पोषण किया था, उसे इतना पढ़ाया लिखाया था, वह उसके बिना इस पैसे का क्या करेगी। यह कहते हुए वह उन पैसों को जला देने की धमकी देती है। इसे देख इशिदा काफी ज्यादा घबरा जाता है और वादा करता है कि वह फिर से कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा। पर तभी गलती से उसके मॉम के हाथों वो पैसे जल ही जाते हैं। भले ही इशिदा ने जीने का फैसला कर लिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि स्कूल में इशिदा की समस्या आसान होगी। वो अभी भी किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। वह अकेला था। हालांकि उसका यह फेज रिकवर होने से तो दूर था, पर उसने अपनी माँ को वादा किया था कि वो किसी भी हाल में जीवित रहेगा। बाद में इशिदा स्कूल के बाद निशिमिया के पास जाने का फैसला करता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसका ऐसा करना सही भी होगा या नहीं। उसके दिमाग में काफी कुछ चलने लगता है। खैर स्कूल से वापस आते समय वह देखता है कि एक मोटा बच्चा एक लड़के द्वारा परेशान किया जा रहा था। वह लड़का उस बच्चे से उसकी साइकिल उधार में देने के लिए फोर्स कर रहा था। उस बच्चे की मदद करने से पहले इशिदा कुछ सोचता है। फिर वह सीधा उस लड़के के पास जाता है और उसे अपनी साइकिल ले जाने की पेशकश करता है। वह धमकाने वाला लड़का इसे लेकर भाग जाता है। एक पल के लिए इशिदा इसे भगवान द्वारा एक संदेश के रूप में लेता है, जिसमें कि उसे निशिमिया से न मिलने को कहा गया है, लेकिन उसका मन अभी भी उससे मिलने के बहाने को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर रास्ते पर पड़े एक ब्रेड कूपन पर जाती है और वह सोचता है कि यह उसके लिए एक अच्छा बहाना हो सकता है। इशिदा एक ब्रेड लोफ के साथ साइन लैंग्वेज क्लब में पहुंचता है, लेकिन उसे एक मिडिल स्कूलर द्वारा दरवाजे पर ही रोक दिया जाता है, जो कि खुद को निशिमिया के बॉयफ्रेंड के रूप में पेश करता है। वह उसे निशिमिया से दूर रहने को कहता है और उसके चेहरे पर ही दरवाजा बंद कर देता है। इशिदा निराश होकर घर की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में उसका सामना उसी लड़के से होता है जिसे उसने स्कूल में बुली होने से बचाया था। वह उसी बाइक को लेकर आया था जिसे वो बदमाश बच्चा चुरा ले गया था, और ठीक इसी तरह उस सिंपल एक्ट के साथ उसके चेहरे का वह एक्स नीचे जमीन पर गिर जाता है और मिट जाता है। वह बच्चा अपना परिचय तोमोहिरो नागात्सुका के रूप में देता है। वह वास्तव में इशिदा के ही क्लास के ठीक सामने की तरफ बैठता था, लेकिन इतने लंबे समय तक इशिदा ने उसे वैसे ही नजरअंदाज किया था जैसे उसने दूसरों को नजरअंदाज किया था। वे दोनों तुरंत दोस्त बन जाते हैं। तोमोहिरो ने इशिदा को अपने साथ मॉर्बियस देखने के लिए भी मजबूर किया और फैसला किया कि इशिदा उसका सबसे अच्छा दोस्त है। इशिदा फिर से निशिमिया से मिलने जाता है, लेकिन इस बार तोमोहिरो भी उसके साथ जाता है और निशिमिया का प्रेमी होने के दावा करने वाले लड़के को पकड़ लेता है। इशिदा और निशिमिया नीचे पुल में बात करने लगते हैं, जबकि वह लड़का और तोमोहिरो उन्हें ऊपर से ही देख रहे होते हैं। इशिदा और निशिमिया दोनों अपने अतीत को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे से थोड़ा लिमिट में रहकर बात कर रहे हैं। ज्यादा टॉपिक ना होने की वजह से वे नोटबुक के टॉपिक को फिर से वापस लाते हैं। जब निशिमिया उस नोटबुक को खोलती है तभी इशिदा को उस नोटबुक पर लिखी अपनी सारी गलतियां याद आने लगती है, जिसकी वजह से वो तुरंत कॉपी को छीनने लगता है और इस दौरान वह कॉपी नीचे तालाब में जाकर गिर जाती है।
निशिमिया कॉपी लेने के लिए तालाब में कूद जाती है। उसके पीछे पीछे इशिदा भी छलांग लगा देता है। वह लड़का दूर से ही इशिदा की फोटो क्लिक कर लेता है और उसी रात उस फोटो को इंटरनेट में अपलोड भी कर देता है। प्रॉब्लम यह थी कि उस पुल से छलांग लगाना बैंड था। अगले दिन सभी को यह बात पता चल जाती है और इशिदा मुसीबत में पड़ जाता है। उसे टीचर ऑफिस में बुलाया जाता है और सजा के तौर पर 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। घर में अपनी सजा काटने के दौरान एक दिन इशिदा की माँ उसे बाहर खेल रहे उसकी छोटी बहन मारिया की देखभाल करने को कहती है। बाहर प्लेग्राउंड में इशिदा को वह लड़का दिख जाता है जिसने उसकी तस्वीर खींची थी, लेकिन इशिदा उस पर गुस्सा नहीं होता, बल्कि वह तो उसे अपने घर में ले जाता है और दोपहर का भोजन भी करवाता है। वह लड़का रात होने तक वहीं पर रुकता है और बाद में इशिदा उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। जाते हुए वह लड़का इशिदा से कहता है कि वह जानता है कि उसने निशिमिया के साथ पहले कैसा बर्ताव किया है और अब उसके इस तरह से अच्छे आदमी की तरह व्यवहार करने से कुछ नहीं बदलने वाला। इशिदा इस बात से सहमत है कि उसने बहुत कुछ बुरे काम किए हैं और वह तो जीने के लायक भी नहीं है, लेकिन वह इसे बेहतर बनाना चाहता है। लड़का मुस्कुराता है और फिर बताता है कि वास्तव में वह निशिमिया की छोटी बहन युजुरू है। वह घर से भाग गई थी क्योंकि तस्वीर फैलाने और इशिदा को परेशानी में डालने के लिए उसे बुरी तरह से डांटा गया था। धीरे धीरे घर जाते हुए युजुरू आखिरकार इशिदा को माफ कर ही देती है, लेकिन निशिमिया के माँ ने उसे अभी तक माफ नहीं किया है। वह दोनों को जब घर लौटते हुए देखती है तो सोचती है कि जरूर वह युजुरू को जबरदस्ती अपने साथ ले गया होगा। वह बिना कुछ सोचे समझे इशिदा को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और अपनी बेटी के साथ चली जाती है। अगले कुछ हफ्तों में युजुरू इशिदा और निशिमिया के बीच मीडिएटर का काम करता है और उनके बीच नजदीकियां लाने में मदद करता है। इशिदा भी अपनी गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश करता है और निशिमिया को सहारा के साथ मिलाता है, जिससे वह लंबे समय से मिलना चाहती थी। सहारा अब भी वैसे ही डरपोक लड़की थी जैसी वह पहले थी। वह निशिमिया से मिलते ही सबसे पहले स्कूल छोड़ने के लिए माफी मांगती है, पर निशिमिया सहारा की स्थिति को समझती है और वे दोनों एक बार फिर से दोस्त बन जाते हैं। वे तीनों अगले कुछ दिन तोमोहिरो के साथ मछलियों को खाना खिलाते हैं और साथ ही एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते हैं। एक दिन जब इशिदा निशिमिया को खरीदारी करने के लिए ले जा रहा था, तभी उसकी नजर यूनो पर पड़ती है। वह अभी भी जरा भी नहीं बदली थी। जैसे ही उसकी नजर निशिमिया पर पड़ती है तो वह एक बार फिर से उसे बुली करना शुरू कर देती है। यूनो इशिदा को भी पुराने समय की तरह निशिमिया को बुली करने के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन वह उसे ऐसा करने से रोक देता है। उसका अपने पुराने ढर्रे पर वापस लौटने का इरादा नहीं है। यूनो इशिदा की मूर्खता पर हंसते हुए चली जाती है। हालांकि यूनो फिर से इशिदा से दोस्ती करना चाहती है, लेकिन वह निशिमिया के साथ बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहती, क्योंकि उसका मानना है कि निशिमिया ही वह इंसान है जिसकी वजह से उसका ग्रुप टूट गया था। वह उसे कभी पसंद नहीं कर सकती। खैर, कुछ दिनों के बाद इशिदा और ग्रुप एम्यूजमेंट पार्क में घूमने जाते हैं और वहाँ एंजॉय करने लगते हैं। वे सभी काफी ज्यादा खुश है, पर तभी इशिदा को महसूस होता है कि क्या उसे इस तरह से खुश होने का कोई भी अधिकार है। उसके मन में कई सारे सवाल आने लगते हैं, पर अचानक वह दोस्तों के बीच इन सब सवालों को भूल जाता है और प्रेजेंट मोमेंट को जीने लगता है। हालांकि अगले कुछ दिनों में यह सब कुछ बिखर जाता है। निशिमिया अपनी दादी के साथ डॉक्टर के पास जाती है। उसे पता चलता है कि वह अब कभी भी सुन नहीं सकेगी। इस खबर से निशिमिया काफी ज्यादा उदास हो जाती है। इसी बीच उसकी दादी का भी निधन हो जाता है। इन सभी दबावों का निशिमिया पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ता है, पर इशिदा को उसके इन सभी इश्यूज के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। फायरवर्क फेस्टिवल के दिन इशिदा निशिमिया और उसकी छोटी बहन के साथ फायरवर्क देखने जाता है। थोड़ी देर फायरवर्क देखने के बाद अचानक निशिमिया उठ जाती है और उनसे माफी मांगते हुए वहाँ से जाने की बात करती है, क्योंकि उसे पढ़ाई करनी है। वह चली जाती है। थोड़ी देर बाद युजुरो इशिदा से कहती है कि वह कैमरा लाना तो भूल ही गई, क्या वह उसके घर जाकर कैमरा ला सकता है। इशिदा उसके घर चला जाता है और वो वहाँ निशिमिया को रेलिंग पर चढ़ते हुए देख लेता है। इशिदा की आंखें चौड़ी हो जाती है। वो वही करने जा रही थी जो इशिदा ने कुछ हफ्ते पहले करने की योजना बनाई थी। वह हार मान रही थी। तभी इशिदा तेजी से जाकर उसके गिरते ही उसका हाथ पकड़ लेता है। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि वह उसे एक बार फिर से खींचने की शक्ति दे। वह सब कुछ ठीक कर देगा। वो अपने डर का सामना करेगा, लोगों की आंखों में देखेगा और बेहतर इंसान बनेगा। इस प्रार्थना के साथ वो पूरी जोर लगाते हुए निशिमिया को खींचने लगता है और सच में वो उसे बचाने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन इस दौरान वह खुद ही नीचे गिर जाता है। इशिदा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसकी देखभाल करने के लिए यूनो वहाँ पहले ही पहुँच जाती है, पर वह निशिमिया को इशिदा के करीब भी आने नहीं देती, क्योंकि वह मानती है कि उसकी वजह से ही इशिदा का ये हाल हुआ है। खैर, निशिमिया फिर भी हार नहीं मानती। वह रोज अस्पताल में उससे मिलने आती है और बाहर दरवाजे पर ही उसका इंतजार करने लगती है। एक दिन निशिमिया को सपना आता है
कि इशिदा उसे अलविदा कह रहा है। वो काफी डर जाती है और उसी तालाब की ओर भागती है जहाँ वे आमतौर पर मिला करते थे। इसी बीच इशिदा भी कोमा से उठ जाता है और भागकर उसी स्थान पर चला जाता है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से माफी मांगने लगते हैं। इशिदा उसे बचपन में उसके साथ की गई हरकतों के लिए उसे माफी मांगता है। वहीं निशिमिया खुद को माहौल के अनुरूप ना बदल पाने के लिए उससे माफी मांगती है। आखिर में वे दोनों एक दूसरे की मदद करने और एक दूसरे का साहस बनने का वादा करते हैं। कुछ सप्ताह बाद इशिदा और निशिमिया दोनों स्कूल फेस्टिवल में साथ में स्कूल जाते हैं। वहाँ उनके काफी सारे क्लासमेट्स आए हुए थे। यूनो ने भी अब निशिमिया के साथ तालमेल बैठाना शुरू कर दिया है और साथ ही साइन लैंग्वेज भी सीख ली है। उसका कठोर हृदय अब पिघलने लगा था। फेस्टिवल में पहले तो इशिदा सभी लोगों के बीच काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है। उनकी ओर नजर उठाकर देख नहीं पाता। वह मानता है कि सभी उससे बेहतर हैं और बेहतर होने के हकदार हैं। लेकिन जल्द ही अपने सभी दोस्तों का साथ पाकर उसमें साहस की भावना आने लगती है और वह सिर उठाकर चलने लगता है। उसका सिर उठते ही सभी लोगों के चेहरे से एक्सेस नीचे गिरने लगते हैं और वह पुनः अपने आत्मविश्वास को पा लेता है। अगर हम सचमुच बदलना चाहते हैं और हम सचमुच बेहतर बनना चाहते हैं तो बदलाव की शुरुआत हमसे ही होनी चाहिए। कभी कभी बदलाव को स्वीकार करना मुश्किल होता है और हार मान लेना सबसे उचित ऑप्शन लगने लगता है। लेकिन हमें याद रखना होगा कि सुबह होने से पहले घना अंधेरा होता है और अच्छी चीजें हमेशा उन्हीं को मिलती है जो इंतजार करना जानते हैं और खुद पर भरोसा करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। साइन आउट।